डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इंस्टीट्यूट कॉमर्स एजुकेशन अलीगढ़। इस सेशन में बीकॉम कोर्स के इनकम टैक्स सब्जेक्ट के चैप्टर रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे पहले के दो सेशंस में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी के रूल्स क्लियर किए गए थे। अब उन रूल्स के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस का है। इसमें हमें निकालना क्या है कि असेसमेंट ईयर 2019-20 में एलन बॉर्डर एक ऑसी क्रिकेटर हैं जो कि इंडिया 110 डेज के लिए हर साल आते हैं सिंस 2003-4 से, और उनका रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करना है हमें असेसमेंट ईयर 2019-20। अगर असेसमेंट ईयर 2019-20 दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 2018-19 प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा है? 2018-19। चाहे क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर 19-20 दिया हो या 18-19 फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर दिया हो, ये एक ही बात होती है। अब हम सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास, इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखना होता है, आपको मालूम है कैटेगरी ए होती है। कैटेगरी ए की दो कंडीशंस होती हैं, और कैटेगरी ए की कंडीशन अगर पूरी होती है तो हमारा जो भी एसएससी है या मतलब जो भी हमारा इंडिविजुअल पर्सन है वो रेजिडेंट माना जाता है, और अगर पूरी नहीं होती हैं तो नॉन रेजिडेंट माना जाता है। और जब वो पूरी होती हैं तो हम आगे उसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि कैटेगरी बी में हम जाके देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसके लिए 2018-19 ये लिख लिया, उससे पहले का 2017-18 लिख लिया, फिर 2016-17, 2015-16 और 2014 और 15। आप कहोगे हमने ये 5 साल क्यों लिखे? तो जैसा आपको मालूम है, कैटेगरी बी की, कैटेगरी ए की जो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस, उसमें क्या चीज़ें हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर, और ये लास्ट 4 ईयर्स हो गए, ये हमारे हो गए लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें आ गया 110 डेज। ऐसे ही 110 इसमें भी, 110 इसमें भी, 110 इसमें भी और 110 इसमें भी। तो ये हमारे चारों साल मिलके होते हैं 440 डेज। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी, और ये वर्किंग में बाकायदा आपको समझाना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। नाउ अब हमारे पास आती है बात कैटेगरी ए। कैटेगरी ए फर्स्ट कंडीशन होती है 182 डेज और मोर। मैं छोटा ही लिख रहा हूँ, 182 डेज और मोर। ये 2018-19 में 110 डेज रहा है, तो 182 डेज और मोर ये फुलफिल नहीं होती। मैंने इसके सामने क्या लगा दिया, आपको क्रॉस लगा दिया। इसके बाद और सेकंड कंडीशन होती है 60 डेज और मोर, ये पूरी होती है। इसके संग में एक और कंडीशन है एंड 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स, और ये भी 442 डेज हो रही है,
तो हमारा ये भी पूरा हो रहा है। इसका मतलब कैटेगरी ए की फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं हो रही लेकिन सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये क्या बोला जाएगा, ये मालूम पड़ गया हमें कि ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 1920। ये हमारा एक चीज़ क्लियर हुई कि वो रेजिडेंट हमारा मालूम पड़ गया। अब आती है बात कि इससे पहले के सालों में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट था या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें इससे पहले के सालों में जाना पड़ेगा। तो हम इससे पहले 2013, 14, 2012, 13, 2011, 12, 2010, 11, 2009, 10, 2008, 9, बस ये हो गया। हम कभी भी इसको ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस के, उसमें एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम 10 साल से पहले का डाटा लिखेंगे ही नहीं। 10 साल से पहले का डाटा हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैटेगरी बी में जो फर्स्ट कैटेगरी बी की जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें 10 ईयर्स का डाटा देखा जाता है कि वो कहीं 2 साल में रेजिडेंट तो नहीं हो रहा, या दूसरी भाषा में 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स उसे नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। लेकिन आप ये देखोगे ये 110 डेज इसमें भी आया, 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 110 डेज इसमें भी आया। तो इसका मतलब जब 2018-19 में ये रेजिडेंट होता है तो ये 2017-18 के हिसाब से भी इसके पहले 4 साल ये रेजिडेंट यहाँ पर भी होगा। अब 2016-17 के हिसाब से देख लो तो 1, 2, 3, 4 यहाँ भी रेजिडेंट हुआ। 2015-16 110 हो रहा है। अब इससे पहले के 4 साल 1, 2, 3, 4, तो ये लगातार रेजिडेंट होता आ रहा है। और कैटेगरी बी की कैटेगरी बी जो कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए है, उसमें फर्स्ट कंडीशन ही शुड बी नॉन रेजिडेंट in at least 9 years in last 10 years before the previous year। मतलब जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले के 10 सालों में उसे 9 सालों में कम से कम नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। और जबकि अब मैं आपको बोलूं ये नॉन रेजिडेंट 2017-18 में भी नहीं होगा, ये नॉन रेजिडेंट 2016-17 में भी नहीं होगा, ये नॉन रेजिडेंट इसमें भी नहीं होगा, ये नॉन रेजिडेंट यहाँ पर भी नहीं होगा, ये नॉन रेजिडेंट यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2003-4 से आ रहा है। तो ये नॉन रेजिडेंट इनमें से किसी भी ईयर में नहीं होगा। ये आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इस तरह से कैटेगरी ए की कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। अब आते हैं हम और सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है वो कि लास्ट के 7 ईयर्स में ही शुड बी इन इंडिया। इसमें लिखा होता है ही शुड बी इन इंडिया for less than 729 days in the
लास्ट 7 ईयर्स, मतलब उसे इंडिया में कम से कम 729 दिन से कम होना चाहिए पिछले 7 सालों में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। अब हम इसके 7 साल देखते हैं। फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 110 इज इक्वल टू 770। तो ये यहाँ पर रह रहा है 770 डेज, जो कि ही शुड बी इन इंडिया फॉर लेस देन 729 डेज। ये भी कंडीशन इसकी पूरी नहीं हो रही, तो ये भी हमारा यहाँ पर हमारा लग गया क्रॉस। तो इसका मतलब कैटेगरी बी में कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, और जब कैटेगरी बी की कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम ऐसे बंदे को बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एलन बॉर्डर 2019-20 में ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया इसमें। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ी हम स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कैटेगरी ए की दोनों कंडीशंस क्या हैं, कैटेगरी बी की दोनों कंडीशंस क्या हैं। कैटेगरी ए में फर्स्ट हम रुकेंगे, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट देखेंगे। अगर रेजिडेंट होता है तो कैटेगरी बी में जाएंगे, वरना हम कैटेगरी ए में ही नॉन रेजिडेंट क्लियर लिख के आगे वही क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं। अब मिस्टर एक्स हु इज़ फॉरेनर, मिस्टर एक्स एक फॉरेनर है, वो इंडिया आए फर्स्ट टाइम जून 15, 2014 को। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 he stayed in India 120 days, 115 days, 191 days, 124 days and 80 days। हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल भी है, और ये आपको मैंने इसलिए आपके सामने रखा है वाला, इससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह से इसको करना होगा क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशंस हैं वो देखते हैं हम लोग। तो हम पहले जो डाटा अवेलेबल है इस क्वेश्चन के अंदर वो डाटा हम लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा करंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम पीछे चलते हैं 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15। अब इसमें ये रहा है यहाँ पर ओनली 80 डेज। जब हमने पीछे से लिखा है तो पीछे से ही चलेंगे। यहाँ पर है 124 डेज, यहाँ पर है 191 डेज, यहाँ पर है 115 डेज, और यहाँ पर है 120 डेज। तो इस तरह से ये डेज में क्लियर लिखे हुए हैं। अब जो प्रीवियस ईयर है इसको हम एक बार मार्क करके अलग कर लेते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर है और इसमें ये 80 डेज रहा है। तो जैसा आपको क्लियर था, कैटेगरी ए फर्स्ट कंडीशन नहीं हो रही फुलफिल। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? 182 डेज और मोर। वो कितने दिन रहा है इंडिया में? 80 डेज। वो फुलफिल नहीं होगी तो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। अब हम आते हैं और सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? एक तो ये 60 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, ये हो रहा है 80 डेज है। अब सेकंड चीज़ क्या है? इनके चारों के टोटल करना है इसका। तो इन सबका टोटल हो रहा है 550 डेज। तो इसमें मोर देन
more than 60 days and 550 days in last 4 years before previous year। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। तो इससे क्या हो गया, ये ही इज रेजिडेंट, ये क्लियर हो गया कि ये रेजिडेंट है। अब जब रेजिडेंट क्लियर हो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी की फर्स्ट कंडीशन क्या है? कैटेगरी बी की फर्स्ट कंडीशन है कि उसे रेजिडेंट होना चाहिए, उसे नॉन रेजिडेंट होना चाहिए पिछले साल से पहले के 10 सालों में से किन्हीं 9 सालों में। तो आप इस वाले साल को देखें, उस साल में 124 डेज है, चलो मानते हैं 365 डेज से कम है ये, लेकिन 124 डेज है, 182 डेज से ये कम है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन इसमें पूरी तो हो रही है। अब हम आगे क्या देखते हैं, 191 डेज प्लस 115 डेज प्लस 120 डेज, ये हो रहे हैं 426। तो इसका मतलब है इस वाले में 2017-18 में ये कंडीशन पूरी हो रही है। कैटेगरी ए में वो रेजिडेंट बोला जाएगा, 2017-18 के लिए वो रेजिडेंट बोला जाएगा। 2016-17 में वो फर्स्ट कंडीशन ही पूरी कर रहा है कैटेगरी ए की, इसका मतलब इसमें भी वो रेजिडेंट बोला जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था उसके उसमें कि अगर वो किसी भी 2 सालों में वो अगर रेजिडेंट मान लिया गया, यानी कि 9 सालों में वो नॉन रेजिडेंट नहीं माना गया 10 सालों में से, या दूसरे उसमें हम अगर बात करेंगे तो 2 ईयर्स में अगर उसे रेजिडेंट मान लिया गया, तो कैटेगरी बी की पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती। अब आती है बात सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन जो है हमारी, वो है पिछले साल से पहले के 7 सालों में उसे 729 डेज से कम इंडिया में होना चाहिए। तो वो पहली बार जो इंडिया में आया है वो आया है जून 15, 2014 को। इसका मतलब उसमें ये 120 डेज रहा केवल, उससे पहले कभी इंडिया में नहीं आया। इसका मतलब वो केवल 550 डेज ही इंडिया में रहा है इस प्रीवियस ईयर से पहले। तो 729 डेज से कम रहा है, ये बात क्लियर होती है। तो हमारी ये वाली पॉइंट ओके हो जाएगा। तो जब ये ओके हो गया कैटेगरी बी का, जो कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए होती है, और वो उसमें सेकंड पॉइंट ओके हो गया, तो ये हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये जब हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह का लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है। क्या लिखा है इसमें, स्टीवन फ्लेमिंग ए किवी क्रिकेटर कम्स टू इंडिया फॉर 60 days every year since the financial year 2008-2009. Find out his residency status for the assessment year 2019-20. तो जैसे मैंने आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताया है कि हमें अलग ईयर्स का डाटा लिखना होता है। तो 2018, 19, 2017, 18, 2016, 17, 2015, 16 और 2014, 15। फर्स्ट ऑफ ऑल आप केवल ही 5 साल का डाटा लिखेंगे। जब हम क्लियर कर लेते हैं कि ये रेजिडेंट है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम यहीं पर क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। ये क्लियर आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है
60 डेज़ के लिए हर साल वो इंडिया में आता है। जब 60 डेज़ के लिए आता है तो मैं इसके आगे भी 60 डेज़, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, तो अब कैटेगरी ए फॉर रेजिडेंट, ये है हमारे रेजिडेंट के लिए। अगर कंडीशंस दोनों कैटेगरी ए की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी होती है या दोनों पूरी होती हैं तो वो रेजिडेंट है, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट है। ये आपको क्लियर है। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट और यहाँ पर आ गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में कंडीशन में क्या है, 182 डेज और मोर। तो इसके लिए ये कंडीशन पूरी नहीं होती क्योंकि 60 डेज है। अगली बात है, ये 4 साल का डाटा, ये होता है हमारा 6 4 24 240 डेज। तो सेकंड कंडीशन क्या है, 60 डेज और मोर एंड, ये तो होना चाहिए संग में, एंड 365 डेज, यानी कि मोर देन 365 डेज, मोर देन 365 डेज इन लास्ट 4 years। तो इसका मतलब 365 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं हुई। तो ये क्या होगा यहाँ पर, नॉन रेजिडेंट। मैं इसमें कैटेगरी बी के अंदर गया ही नहीं क्योंकि यहीं पर क्लियर हो गया कि वो नॉन रेजिडेंट है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर क्लियर के मैंने स्टॉप कर दिया। हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर देखते हैं। मिस्टर विशाल, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सर्विंग इन लंडन इन अ कंपनी, comes to India for 3 months every year. During the previous year 2018-19, he came to India only for 2 months. Ascertain the residential status of Mr. Vishal for the assessment year 2019-20. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि वो सिटीजन इंडिया का है, कोई बात नहीं। अगली बात क्या है, कहीं जॉब के पर्पस का तो नहीं लिखा हुआ, कहीं वो सर्विस के लिए लंदन गया है ये नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्लियर लिखा है एंड सर्विंग इन लंदन, मतलब वो वहाँ पर सर्विस कर रहा है, यानी कि जॉब पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया हुआ है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कैटेगरी ए की ओनली फर्स्ट कंडीशन आपको एप्लीकेबल होगी क्योंकि ये एक्सेप्शन है, और कैटेगरी ए की फर्स्ट कंडीशन ही रहेगी इसमें, सेकंड कंडीशन नल एंड वॉइड हो जाएगी इसमें। तो हमारे लिए यहाँ क्लियर हमें देखना है, वो 3 मंथ्स के लिए आता है एवरी ईयर, और इस साल वो 2 मंथ्स के लिए आया था। तो हम अगर लिखते हैं 2018-19 में वो आया 60 डेज, जो कि 60 डेज है तो, लेकिन वो आपका उससे कम है, 182 डेज से कम है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स आगे भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इसको, लेकिन वो हमें करना नहीं है। तब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। 16-17, 2015-16 और 2014 और 15, यहाँ पर वो तीन महीने के लिए आया, तो 90, 90, 90 और 90। तो ये हमारा, अगर मैं यहाँ 91, 91, 91 भी करता हूँ या 92, 92, 92 भी करता हूँ, तब भी हमारा डेज इतने नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पर होगा हमारा 360 डेज, तो 360 डेज हुए। तो इसका मतलब कैटेगरी ए फर्स्ट कंडीशन, इस केस में बिकॉज ऑफ सर्विस इन लंडन ओनली
फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल इन दिस केस। तो ये हमारी लेस देन 182 डेज है। एक कंडीशन होती है मोर देन 182 डेज, तो ये पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बोला जाएगा यहाँ पर नॉन रेजिडेंट फॉर द ईयर ऑफ 2019-20। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका टैक्स लायबिलिटी वाले पार्ट में से। तो इसमें कुछ इनकम्स दी हुई हैं मिस्टर नरेश की, और इनको हमें दिखाना है अगर वो 2019-20 एसेसमेंट ईयर में ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते तो उनकी सैलरी या उनका इनकम कितनी बनती, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते तो उनकी इनकम कितनी बनती, अगर वो नॉन रेजिडेंट होते तो उनकी इनकम कितनी बनती। ये हमें निकालना है क्वेश्चन उन टैक्स लायबिलिटी के रूल्स के हिसाब से। तो हमारे टैक्स लायबिलिटी के रूल्स मैंने आपको समझाए थे, 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं वो। फर्स्ट, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया या इन इंडिया, और रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब कहीं पर भी उन्होंने कमाया और इंडिया में प्राप्त किया। सेकंड है इनकम एक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने इंडिया में रुपया कमाया और दुनिया में कहीं पर भी रिसीव किया। सेकंड कंडीशन वो होती है। थर्ड कंडीशन होती है इनकम एक्रूड, इनकम कमाई भी इंडिया के बाहर और इनकम रिसीव भी इंडिया के बाहर करी, लेकिन ऐसे बिजनेस से जो कंट्रोल इंडिया से होता है, वो थर्ड कंडीशन थी। अब फोर्थ कैटेगरी जो थी वो थी आपकी इनकम एक्रूड, मतलब इनकम कमाए भी इंडिया के बाहर और इनकम रिसीव भी इंडिया के बाहर करी, और इसमें कहीं पर भी कंट्रोलिंग का कोई पॉइंट है नहीं। आखिरी पॉइंट होता है इनकम, ऐसी इनकम जो कि पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर से पहले के सालों में हमने इंडिया से बाहर कमाई और पिछले साल में उसको हम इंडिया में लेके आए, यानी कि इंडिया में जो कि अनटैक्स्ड है, तो वो वाली इनकम तीनों के लिए एग्जेम्प्ट होती है। और आपको जो मैंने आपको कल बताया था सेशन में, उसमें उसको आप एक बार उसको नोट करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड। फर्स्ट इनकम है इसकी, इंटरेस्ट है मिलाए से इंग्लैंड के डेवलपमेंट बॉन्ड। इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड मतलब इसकी इनकम जो एक्रूड हुई, जो इसने कमाया, वो कमाया इंडिया से बाहर इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड है, तो इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड इंग्लैंड की कमाई हुई, लेकिन रिसीव हुआ इंडिया में कितना हुआ, 1/5 हुआ। तो इसका मतलब जो इनकम एक्रूड हुई बाहर और रिसीव भी बाहर हुई, वो तो हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, और बाकी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए अनटैक्सेबल होती है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में हमारा ये पूरा अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज़, लेकिन रिसीविंग के बेसिस पर जो फर्स्ट पॉइंट था ना कि रिसीव्ड इन इंडिया कितना हुआ, 1/5 ऑफ 50,000, दैट इज 10,000 और 10,000, ये दोनों के केसेस में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका, रिसीव्ड देयर इनकम एग्रीकल्चर लैंड से अमेरिका में एग्रीकल्चर लैंड से हमने कमाया और रिसीव भी नहीं किया, और बाद में इंडिया उसे ले आए हम। तो बाद में इंडिया लाने से कोई भी मतलब नहीं होता, हमें ये देखना होता है इनकम कहाँ पर कमाई और कहाँ रिसीव करी। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है इनकम एग्रीकल्चर लैंड से अमेरिका में और रिसीव वहीं पर किया है और लेटर रेमिटेड टू इंडिया, तो केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये भी आपका फोर्थ पॉइंट है, उस कैटेगरी में फोर्थ इनकम है,
और यहाँ पर आएगा आपका डैश और डैश, ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अगला है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम कनाडा की एक प्रॉपर्टी, कनाडा में एक प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब जो हमारी एक्रूड हुई यानी कि कमाई हुई वो कनाडा में हुई और रिसीव हमें कहीं पर भी हुई, इंडिया के बाहर हुई, लेकिन तो केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 40,000 डैश और डैश, इसका कोई भी मतलब नहीं होगा इनके लिए। अगली बात आती है हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस इन उगांडा। इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन उगांडा। उगांडा में इनकम हमारी, बिजनेस हमारा कहाँ पर है? उगांडा में। विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली से कंट्रोल्ड होता है। और रिसीव कितना किया इंडिया में? 25,000। फुल अमाउंट कितना मिला है हमें? 45,000। तो मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट है ये वाला, कैटेगरी थर्ड है ये उस इनकम में, जो कि इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम अ बिजनेस विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो कितना मिला है उसे? 45,000। और इस केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पूरी की पूरी जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। तो 45,000 ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, 45,000 नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, लेकिन 25,000 रिसीव्ड इन इंडिया है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए 25,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगला है डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड एक्चुअली, अब कई लोग ये बोलते हैं, इस फॉर्मेट में हम लोग रख लेते हैं कि इसे हम एग्जेम्प्ट करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि डिविडेंड को हम एग्जेम्प्ट करते हैं, डिविडेंड को, लेकिन एग्जेम्प्ट किया क्यों जाता है? ये सबसे बड़ी बात होती है कि एग्जेम्प्ट करते क्यों हैं? क्योंकि डिविडेंड तब बढ़ता है, जो आपने इंटर में कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि डिविडेंड तब बांटा जाता है जब टैक्स पे किया जाता है। टैक्स पे कर देते हैं हम लोग, उसके बाद डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो डिविडेंड होता है। इसका मतलब जो वो डिविडेंड का पहले से टैक्स पे कर चुके होते हैं वो लोग। तो डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी का, और इसीलिए डिविडेंड पेड इंडियन कंपनी का जो होता है उसे हम एग्जेम्प्ट करते हैं हमेशा। तो इसके केस में भी एग्जेम्प्ट, ये तीनों के केस में एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि बिना ही टैक्स काटे हुए ये पेमेंट नहीं किया जाता। अगला क्या है? अनटैक्स प्रॉफिट। अनटैक्स प्रॉफिट मैंने क्या बताया था आपको? ऐसा प्रॉफिट, अनटैक्स प्रॉफिट जिस पर कोई टैक्स लगा नहीं है, 2004-2005 का है ये, और इसे हम इंडिया लाए 2018-19 में। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि पुरानी रकम अगर इंडिया में फॉरेन करेंसी आती है तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज़ है, जिससे कि उसकी रुपए की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए इस पर एग्जेम्पशन फाइनेंशियल, जो हमारी फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इस पर एग्जेम्पशन दिया हुआ है। अगला क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कंफ्यूज करने के लिए, विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम लंदन। इसमें हमें लंदन से कंट्रोल हो रहा है, कहीं से भी कंट्रोल हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। सिंपल हमें एक चीज़ देखनी है कि ये जो एक्रू हो रही है वो चेन्नई से हो रही है, और चेन्नई इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। सो प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई, तो एक्रूड के बेसिस पर ये 2 लाख रुपीज़ तीनों में जाएगा, 2 लाख, 2 लाख और ये भी 2 लाख। और प्रॉफिट ऑन ए सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, प्रॉफिट हमारा हुआ, सेल करी हमने बिल्डिंग इंडिया में। बिल्डिंग कहाँ पर है? इंडिया में। सेल किया हमने, इसका मतलब जो कमाई हुई या जो एक्रूड हुआ हमारी इनकम वो इंडिया से हुई। रिसीव हमारी कहीं पर भी हो, आउटसाइड इंडिया कुछ भी हो, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कितने का है? ये था रुपीज़, इसका मैं लिखना भूल गया था, 18,000 का था ये। तो ये हमारा हुआ 18,000 इसमें, 18,000 इसमें और 18,000 इसमें। ये जो क्वेश्चन है वो 18th क्वेश्चन है आर के जैन बुक का।
अभी हमारा टोटल हम करेंगे तो इसमें हो जाएगा 4,34,000 और 2,73,000 और इसमें 2,53,000 और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेरी आती है, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कोई भी क्वेरी आएगी आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर डालेंगे, मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो आपको पहुँचाऊँ, या अगर आपको मेरा नंबर भी पड़ा हुआ है उसमें, अगर आपको मुझे फ़ोन करना है, कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो। और अगर क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूंगा उसको वीडियो के। और कोई भी और क्वेरी होती है तो आप मुझे रेगुलरली अपडेट दे सकते हो मेरी मेल आईडी पर या मेरे मोबाइल पर या मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियो के। और इसके बाद में आपको अगला चैप्टर जो इसमें कराऊंगा वो सैलरी का चैप्टर कराऊंगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज में अभी मैंने आपको केवल एचआरए का पढ़ाया था, लेकिन एचआरए के अलावा सैलरी चैप्टर बहुत ज़्यादा वाइड है, इसलिए मैं उसको कराऊंगा अगले सेशन में। तो तब तक आप इसको पूरे को स्टडी कर लीजिए और आगे उस सेशन के लिए मेरा वेट कीजिएगा। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू एंड स्टे सेफ।